का एपिसोड 2। जब मुझे होश आया तो मैं एक तालाब के किनारे रेत पर पड़ा था और नंग धड़ेंग ही था। कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे आंखें खोली तो पहले हर दृश्य धुंधला नजर आया, फिर तस्वीर साफ होने लगी। वे गांव के देहाती लोग थे। उनके पीछे एक बैलगाड़ी भी खड़ी थी। वे लोग 8-10 रहे होंगे जो मेरे आसपास खड़े थे। मुझे होश में आते देख उनमें से 2 आदमी मेरे पास आए। मुझे रेत पर से उठाकर बैठाया। मेरे जिस्म पर जगह जगह कांटों के निशान थे। कौन है तू? किस गांव का है? एक ने पूछा। मुझसे कुछ भी जवाब न बन सका। बोल मुंह से निकला ही नहीं। गूंगा है शायद, दूसरा बोला। फिर एक तीसरा आदमी बोला, अरे इसे कोई कपड़ा ओढ़ा दो, नंगा है बेचारा। किसी ने मेरे ऊपर गमछा डाल दिया। मैंने अपने बदन पर गमछा लपेट लिया। इसे सरपंच के पास ले चलते हैं। सबने सहमति प्रकट की। वे लोग मुझे सहारा देकर एक गांव तक ले गए, फिर सरपंच के घर पहुंचा दिया। ने मुझसे वही सवाल जवाब किए, पर मैंने उसे भी कोई जवाब नहीं दिया। सरपंच ने उन्होंने मुझे गूंगा समझ लिया। मैं बच्चा ज़रूर था, पर अपने गांव का और अपने माँ बाप का नाम जानता था। पर मैं उन लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहता था जिन्होंने मुझे कुर्बानी के लिए बेच दिया था। जब वे मेरे बारे में कुछ भी न जान सके तो मुझे अनाथालय पहुंचा दिया। बस उसी अनाथालय में मेरी परवरिश शुरू हुई। वहाँ पढ़ाई भी होती थी। मेरा जीवन वहीं सिमट कर रह गया। धीरे धीरे मैं उन सब बातों को भूलता गया जो मेरे साथ गुजरी थीं। वक्त पंख लगाकर उड़ता चला गया और फिर मैंने किशोरावस्था से जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी हौसलों और उमंगों के साथ आगे बढ़ती है। अनगिनत कामनाएं अंगड़ाई लेती हैं। मेरी भी तमन्नाएं थीं, हसरतें थीं, आरजू थी। अब मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से मेरी जिंदगी की जंग का आगाज हुआ। उन दिनों में दिल्ली के स्लम एरिया में रहता था जो गांधीनगर में झील के नाम से जाना जाता है। एक कंपनी में जॉब लग गई थी जहां मैं अकाउंट सेक्शन में एक क्लर्क की हैसियत से काम करता था। ये कंपनी दरियागंज में आसिफ अली रोड पर थी। रविवार अवकाश का दिन होता था। बाकी दिन में ठीक वक्त पर ऑफिस पहुंचता और ऑफिस बंद होते ही बस पकड़कर गांधीनगर आ जाता था। बस यही मेरी दिनचर्या थी। ऑफिस के कर्मचारियों के अतिरिक्त न मेरा कोई मित्र था न परिचित। मैं एक कमरे के फ्लैट में रहता था। खाना एक मीडियम क्लास होटल में खा लेता था। एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक अधेड़ आयु की महिला ने मुझे रोक लिया। उनके हाथ में पूजा की एक थाली थी। वह शक्ल से ही पूजा पाठी दिखती थी। माथे पर दोनों भौहों के मध्य गोल टीका लगा हुआ था। चेहरे पर विलक्षण तेज था और आंखों में अजीब सी कशिश थी। मुझे हैरानी हुई कि वह मेरे लिए अपरिचित थी, परंतु उसने मेरा नाम लेकर पुकारा था। मनु, उसने ठीक मेरे सामने रुक कर कहा। जरा रुको तो। मैं ठिठक गया। हैरानी से उसे देखने लगा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ। पर आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैंने पूछा। मेरा बेटा रामा तुमसे मिल चुका है। वह तुम्हारे कमरे पर आया होगा। उसी से मुझे तुम्हारा नाम पता चला। मुझे ध्यान आया कि 1-2 बार मेरे पड़ोस में रहने वाला एक नौजवान मुझसे मिल चुका था। उसका नाम रामा था। जी कहिए। आज शाम को मेरे घर माता की चौकी लगेगी। पूजा है। मुझे एक अनुष्ठान करना है। अगर तुम पूजा में शामिल हो जाओ तो बहुत शुभ होगा। मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अरे आंटी, मैं क्या देवता हूँ जो मेरे आने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी? बेटा पूजा में शामिल होने से इनकार नहीं करते। ठीक है, आ जाऊँगा। मैं लापरवाही से कंधे उचकाकर बोला। शाम 8 बजे का समय है। वह बोली, ठीक है, 8 बजे आ जाऊंगा। फिर मैं आगे बढ़ गया। मैं देवी देवताओं या कर्मकांड पर विश्वास नहीं करता था। मैं पूरी तरह नास्तिक था। कभी किसी मंदिर या दरगाह में नहीं गया था। फिर भी उस औरत की आवाज़ में कुछ खास बात ज़रूर थी जो मैंने पूजा पाठ में शामिल होने का वादा कर लिया। शाम को 8 बजे मैं उसके घर पर था। उसने चौकी सजाई हुई थी जिस पर माता की मूर्ति स्थापित की गई थी। पूजा पाठ की सारी सामग्री रखी थी। चौकी पर दीपक जल रहा था। उस वक्त वह वहां अकेली बैठी थी।
उसका बेटा रामा वहां मौजूद नहीं था। घर का दरवाजा खुला था, इसलिए मैं सीधा अंदर चला आया। साधारण सा घर था। उस कमरे में लोबान की महक उठ रही थी। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। वह थोड़ी देर तक पूजा की क्रियाएं करती रही। फिर उसने मुझे रोली का टीका लगाया। मनु, मेरी एक बात मान लो तो जीवन का जो सुख चाहोगे वह तुम्हारे कदमों में होगा। जी फरमाइए। मैं एक तांत्रिक हूं, छोटे मोटे अम्ल कर लेती हूं। इन अम्लों से मैं लोगों के रोगों का निदान भी करती हूं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक विलक्षण शक्ति है। मैंने महसूस किया है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं, एक छोटी सी नौकरी करता हूं और उसी से गुजर बसर करता हूं। तुम पर इनका मेहरबान हो सकती है। यही विलक्षण शक्ति तुम्हारे अंदर है। इनका क्या? इनका एक कंकालिनी है। जो उसे साध लेता है वह माला माल हो जाता है। वह छिपकली जैसी दिखती है। वही उसका वास्तविक रूप है। आवश्यकता पड़ने पर वह इंसानी रूप भी धारण करती है। तांत्रिकों के लिए इनका सिद्ध कर पाना बहुत कठिन होता है। अगर साधना विफल हो गई तो खुद के प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। इसलिए इनका को सिद्ध करने की कोशिश बिरले ही तांत्रिक करते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं आंटी जी। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। तुम इनका को बहुत सरलता से बिना सिद्ध किए हासिल कर सकते हो। बस तुम्हें कुछ जाप। मैं उसकी पूरी बात सुने बिना उठ खड़ा हुआ। मैं ऐसी औरत के पास भी नहीं बैठ सकता था जो इस तरह की बातें करे। रुको तो, मेरी बात तो सुनो। पर मैं बात सुने बिना उस घर से निकल आया। मैं सोच रहा था कि मेरे पड़ोसी अच्छे लोग नहीं हैं। मुझे तांत्रिकों से बेहद नफरत थी और मेरे दिलो दिमाग में यह बात मुकम्मल तौर पर घर कर गई थी कि तांत्रिक बहुत बुरा, गंदा और नीच इंसान होता है। इनके साथ से भी दूर रहना चाहिए। अब मैं कहीं और मकान तलाश करने लगा, लेकिन चंद दिन ही बीते थे कि एक अविश्वसनीय घटना हुई। उस दिन रविवार था। मैं घर पर ही था। शाम के 4 बजे थे। मेरा दरवाजा खटखटाया गया। मैंने घर का दरवाजा खोला तो सामने रामा को खड़े पाया। वह मुझे देखते ही रोने लगा। बात क्या है? मैंने उसे पूछा। तुम रो क्यों रहे हो? रामा औसत कद का मेरा हमायूं नौजवान था। उसका पूरा नाम रामदयाल था। रंगत अपनी माँ की तरह गोरी थी। बाल घुधिर पले थे। शरीर मोटा था। माँ, वह भरे स्वर में अटक अटक कर बोला। माँ का स्वर्गवास हो गया है। क्या? हाँ मनु बाबू, जरा मेरी मदद करो। वह आंसू बहाते हुए बोला। अब यहाँ हमारे रिश्तेदार भी नहीं हैं। 2-4 मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर माँ का दाह संस्कार। ये वह वक्त होता है जब कोई इंसान कितना भी व्यस्त हो, अपनी व्यस्तता छोड़कर इस कार्य में सबसे पहले शिरकत करता है। लोग अजनबियों की शव यात्रा के साथ भी चल देते हैं। भले ही मैं उसकी माँ से नफरत करता था, पर वह नफरत एक पल में खत्म हो गई। मैं जल्दी से कपड़े पहनकर रामा के साथ हो लिया। कुछ मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए थे। उनकी बातों से पता चला कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। वह ध्यान में बैठी थी और बैठे बैठे उसके प्राण शरीर से निकल गए। उसी समय अंतिम यात्रा की तैयारी कर ली गई और उस औरत को शमशान घाट ले जाया गया। जमुना किनारे चंद लोगों ने उसकी अंतिम क्रिया में शिरकत की। उनमें से एक मैं भी था। चिता को आग उस वक्त दी गई जब रात का अंधेरा फैल चुका था। चिता की लपटें उठ रही थीं। रामा की माँ का शव चिता में जल रहा था। मुझे जाने अनजाने उस औरत की बातें याद आ रही थीं कि एकाएक न जाने क्या हुआ। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैं बेहद खौफजदा हो गया। ठंड में भी मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने उस औरत को जलती चिता में उठते देखा। उसका जिस्म आग में धधक रहा था और वह चिता के बीच में एकदम तनकर सीधी खड़ी थी। उसकी दहकती अंगारों जैसी आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं थर थर कांपने लगा। फिर एक करुणा भरी आवाज़ मेरे कानों में सरसराने लगी। यह उसी औरत की आवाज़ थी। वह कह रही थी, मैं इनका को सिद्ध करना चाहती थी। उसने मुझे मार डाला, मार दिया उसने मुझे। काश कि तुमने मेरी बात मान ली होती। इनका तुम पर मेहरबान है। आवाज़ रोने में तब्दील हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ज़्यादा देर तक वहाँ ठहर नहीं पाया और रामा को बताए बिना चुपचाप लड़खड़ाते कदमों से शमशान घाट के बाहर आ गया। उस वक्त मुझे कोई सवारी नहीं मिली। मैं जमुना ब्रिज की तरफ पैदल चल पड़ा।
बार बार उस औरत के शब्द मेरे कानों में नश्तर की तरह चुभ रहे थे। मैं अनगिनत सवालों के मंजर में फंसा पैदल पैदल चलता रहा। घर तक का सफ़र मैं पैदल ही तय कर रहा था। अचानक मेरा सिर भारी होने लगा, जैसे किसी ने मेरे सिर पे वजनी पत्थर रख दिया हो। कि चलते चलते मुझे यूं लगा जैसे कोई तिनका मेरे सिर पर आ गिरा हो। मैंने दाएं हाथ से सिर पर गिरे तिनके को हटाने की कोशिश की, परंतु तिनका मेरे हाथ में नहीं आया। फिर भी महसूस हो रहा था कि तिनका बदस्तूर मेरे सिर पर विराजमान है। 2-3 बार कोशिश करने पर भी मैं तिनके को हटा नहीं पाया। घर पहुंचकर मैंने स्नान किया। आईने में उस तिनके को देखने की कोशिश की, पर वह नजर नहीं आया। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो यूं लगा तिनके में हलचल शुरू हो गई और वह मेरे बालों में इधर उधर सरक रहा है। कभी कभी उसकी चुभन भी मुझे महसूस होती। मैं परेशान सा करवटें बदलता रहा। खाना भी नहीं खाया। देर रात गुजरने पर मुझे नींद आ गई। फिर मैं सुबह देर से जागा। मैंने घड़ी में वक्त देखा, 8 बज रहे थे। ठीक 10 बजे तक मैं दफ्तर पहुंच जाता था। मैं जल्दी से उठकर सुबह के कामों से निवृत्त हो गया। चाय नाश्ता मैं घर पर ही बना लेता था। जल्दी से नाश्ता तैयार किया। 9:15 में मैं घर से निकला। वह तिनका अब भी मेरे सिर पर मौजूद था। कई बार उसे हटाने के लिए बार बार कंघा कर चुका था। जिस वक्त मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने घड़ी में वक्त देखा, 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। दफ्तर में एंटर हुआ ही था कि बुरी तरह उछल पड़ा। मुझे लगा उस तिनके ने छिपकली की शक्ल धारण कर ली है। छिपकली मेरे सिर पर पंजे गाढ़े हुए चिपकी थी। अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि सिर पर हाथ ले जा सकूं। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें सरकने लगीं। एक अजीब सा खौफ सनसनाने लगा। मैं दफ्तर पहुंचते ही तुरंत बाथरूम में पहुंचा। आईने में खुद को देखा, पर सिर पर छिपकली नजर नहीं आई। लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि छिपकली सिर पर मौजूद थी।